मैं बोर मॉडल ऑफ एटम के पोस्टुलेट्स बोल रहा हूं, जरा ध्यान से सुने। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप लिखें, मगर इन्हें समझना बहुत जरूरी है। बोर ने सबसे पहले कहा, एटम कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस, अ सेंट्रल बॉडी, अ सेंट्रल मास कॉल्ड अ न्यूक्लियस। Atom consists of a central body or a central mass called nuclei. This nuclei consists of all the protons and all the neutrons. इस न्यूक्लियई के अंदर सारे प्रोटॉन और सारे न्यूट्रॉन्स होते हैं। Owing to all the protons, this nuclei have got positive charge. Owing to Z protons, the nuclei have got plus Ze charge. सारे प्रोटॉन्स होने की वजह से इस न्यूक्लियई के पास पॉजिटिव चार्ज है, और वहां Z प्रोटॉन्स है, वेयर Z इज एटॉमिक नंबर, वहां पर प्लस Ze चार्ज है। एंड ओइंग टू ऑल द न्यूट्रॉन्स, द न्यूक्लियई इज massive, very massive. The size of nuclei is negligible as compared to size of atom. यहां तक नील बोर ने वही बात कही है जो रदरफोर्ड ने भी कही। ये तो रदरफोर्ड वाली बात ही दोहरा दी गई। अब इसके बाद जो नील बोर ने डिफरेंट बातें जो कही इसके आगे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियई इन फिक्स्ड ऑर्बिट हैविंग फिक्स्ड रेडियई विथ फिक्स्ड वेलोसिटी एसोसिएटेड विथ फिक्स्ड एनर्जी। यह बात एक अलग थी, रदरफोर्ड से अलग थी। रदरफोर्ड ने कहा था, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियई इन एनी ऑर्बिट सच दैट, फिर एक एक्सप्रेशन लिख दिया था जिसमें उसने कहा था सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियई के चारों तरफ घूमने के लिए एक आजादी दे दी थी, यह कह दिया था कि कोई सा भी रेडियस हो सकता है, मगर नील बोर ने आजादी नहीं दी। नील बोर ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियई इन फिक्स्ड ऑर्बिट हैविंग फिक्स्ड रेडियई with fixed velocity associated with fixed energy। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियई के चारों तरफ फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं, जिनका रेडियस बिल्कुल फिक्स होता है, जिनकी वेलोसिटी बिल्कुल फिक्स होती है, और इनके पास एनर्जी बिल्कुल फिक्स होती है। अब यहीं पर बात को खत्म नहीं करा, इसके बाद नील बोर ने आगे फर्दर कंटिन्यू करा, इलेक्ट्रॉन in the lower orbit are associated with less energy, while electron in higher orbit are associated with higher energy। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में जितना दूरी पर होता जाएगा उसकी एनर्जी उतनी ही बढ़ती जाएगी। अब इसके बाद उसने एक और इंटरेस्टिंग बात बोली, इलेक्ट्रॉन में अंडरगो ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। ये एक इंपॉर्टेंट बात थी जो रदरफोर्ड ने कभी नहीं कही थी, नील बोर ने कही, इलेक्ट्रॉन में अंडरगो ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा सकता है। इफ इलेक्ट्रॉन अंडरगो ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, दिस इज टर्म्ड एज एक्साइटेशन, एंड ड्यूरिंग दिस फिनोमेना इलेक्ट्रॉन वुड एब्सॉर्ब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। If electron undergo transition from lower orbit to higher orbit, it's termed as excitation, and during this phenomena electron would absorb a photon, absorb energy in the form of photon. While if electron undergo transition from higher orbit to lower orbit, it's termed as de-excitation.
It's termed as de-excitation. And during this de-excitation phenomena, fixed amount of energy would be radiated in the form of a photon. When electron make transition from higher orbit to lower orbit, this phenomena is termed as de-excitation. And during this de-excitation, fixed amount of energy would be radiated in the form of a photon. और इन सब बातों के बाद नील बोर एक बात सोच रहा था कि एक इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम है, बिकॉज इट्स अ रोटेशनल मोशन। जब वह किसी दूसरे ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका कुछ एंगुलर मोमेंटम है। उसका सोचना था इस इलेक्ट्रॉन पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क यदि नहीं लग रहा है तो इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। उसने सोचा कि जब भी कोई बॉडी एक रोटेशन करती हुई बॉडी अपना रेडियस चेंज करती है, उसमें किसी तरह का परिवर्तन होता है और यदि उस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगे तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। नील बोर का सोचना था कि शायद इधर भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। उसने यह बात चेक करने के लिए कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है या नहीं, उसने इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन का रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में ये कैलकुलेट करके उसने एंगुलर मोमेंटम डिटरमाइन करा। मगर उसने क्या पाया कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड नहीं है। उसने देखा कि यदि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज mvr। उसने देखा कि फर्स्ट ऑर्बिट में जब वह mvr डिटरमाइन करता है तो उसकी वैल्यू h/2π दिख रही है, जबकि सेकेंड ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए mvr की वैल्यू 2h/2π दिख रही है और थर्ड ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए mvr की वैल्यू 3h/2π और फोर्थ ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए एंगुलर मोमेंटम mvr की वैल्यू 4h/2π। From this calculation, from this observation, नील बोर ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात कंक्लूड करी। उसने कहा कि हम ऐसा सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के दौरान उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, मगर वाकई में ऐसा नहीं होता है। एक इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होता है, एंगुलर मोमेंटम चेंज हो जाता है और किसी भी ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, काहे को होता है, या कुछ नहीं पता। उसको उसकी वजह नहीं पता थी क्योंकि अभी तो उसको पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। बस जब उसने कैलकुलेशन करा तो यह बात जरूर पाई कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कंजर्व नहीं है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। h/2π को कई ऑथर्स h क्रॉस भी लिख देते हैं और mvr इक्वल टू nh क्रॉस भी लिख दिया जाता है। This was an interesting observation of Bohr
and thus become an interesting postulate of Bohr model. We also call it Bohr quantization equation. This is also termed as Bohr quantization of angular momentum. It's also termed as Bohr quantization of angular momentum or simply Bohr quantization. प्रॉब्लम्स में सिंपली बोर क्वांटाइजेशन जब भी लिखा हो तो आप इस इक्वेशन को जरूर लगा दीजिए। कहीं पर भी बोर क्वांटाइजेशन लिखा है तो आप इस इक्वेशन को जरूर लगा दीजिए। MVR इक्वल टू NH/2 पाई। अब यह क्वांटाइजेशन क्यों होता है, काहे को होता है, इसके पीछे क्या फिजिक्स है, क्या लॉजिक है, ये कुछ भी नहीं पता था बोर को, बस ऐसा होता है। हम जब कैलकुलेशन करेंगे, हम MVR डिटरमाइन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो ऐसा दिखेगा। काफी बाद में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने और डी ब्रोगली ने प्रूव करा था कि आखिर ऐसा क्यों होता है। हम आगे के लेक्चर्स में, आगे की क्लासेस में इसको जरूर प्रूव करेंगे। अभी तो सबसे पहले हम बोर मॉडल देख लेते हैं। नाउ दिस वाज ऑल बोर पोस्टुलेट्स। बोर ने एटम से रिलेटेड यह सारी बातें सजेस्ट करी थी। अब इन सभी बातों को सजेस्ट करने के बाद बोर ने अपने इन्हीं पोस्टुलेट्स के आधार पर कई सारे कैलकुलेशंस करे, कई सारे एक्सप्रेशंस लिखे। हम उन एक्सप्रेशंस को इसी समय डिराइव करते हैं और एक्सप्रेशंस को लिखते हैं। देखिए, अब इसके बाद जो मैं ढेर सारे डेरिवेशंस कर रहा हूं, डेरिवेशंस को बड़े ध्यान से देख लिया जाए और जिन एक्सप्रेशंस को मैं बॉक्स में रखूंगा, रेक्टेंगुलर बॉक्स में रख दूंगा, उन्हें रटना अनिवार्य है। उन्हें बिल्कुल एज इट इज रटा हुआ होना चाहिए। एग्जामिनेशन में जब भी आ जाए तो सीधा सीधा आप उनको रटी हुई इक्वेशन को अप्लाई कर सके। उस समय डिराइव करने के लिए यदि आप समय वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी जो पढ़ाई है जो वो परफेक्ट है ही नहीं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके डेरिवेशन को बड़े ध्यान से देख लिया जाना चाहिए और फाइनली एक्सप्रेशन जो ऑब्टेन हुए हैं उनको रट लिया जाना जरूरी होता है। देखिए, हम बोर मॉडल की बात कर रहे हैं। यह न्यूक्लियई है और इस न्यूक्लियई के चारों तरफ घूमता हुआ यह इलेक्ट्रॉन जो कि किसी nth ऑर्बिट में है। हम अच्छी तरह से एक इक्वेशन जानते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और 1/4πε0 Ze into E/r², यह सेंट्रीपिटल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि रेडियली इनवर्ड है। यह इक्वेशन एक तो हमेशा होल्ड करनी चाहिए, और दूसरी इक्वेशन बोर क्वांटाइजेशन वाली MVR is equal to NH/2 pi. This two equations, यह बेसिक इक्वेशन है दोनों ही। जो बेसिक कंसेप्ट वाली है, जिसमें हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि रेडियली आउटवर्ड है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि रेडियली इनवर्ड है, इसको बराबर कर रहे हैं और बोर क्वांटाइजेशन वाली इक्वेशन लिख रहे हैं। अब हम क्या करते हैं,
इस आर को इस आर से काटते हैं और आर को इधर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, तो इधर लिखा हुआ आ गया एम वी स्क्वायर आर इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू जेड स्क्वायर, और इस इक्वेशन को हम स्क्वायर कर देते हैं, एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर। इस तरह से अब नाउ वी डिवाइड सेकेंड इक्वेशन बाय फर्स्ट इक्वेशन, तो एक n कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, r बचा रह जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर। हाँ बोलो। ओहो, एक्चुअली ढेर सारा लिखना है उसको। ठीक है ठीक है, फटाफट अब हम और बढ़ा लिखते हैं। यहां तक ये तो चीज समझ में आ चुकी है, कैसे लिखिए। मैंने इधर आर काट दिया है, आर को ऊपर ले गया और एम वी स्क्वायर आर इक्वल टू 1/4πε0 जेड स्क्वायर, और इसको स्क्वायर कर दिया है, and then I divided this equation by this equation. अब रेडियस इज इक्वल टू m नीचे ले आता हूं 4πε0 n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर z m e स्क्वायर। The equation needed to be memorized. We used to say किसी भी ऑर्बिट का रेडियस इट्स गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन 4πε0 n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर z m e स्क्वायर। इसमें हम क्यों ना कांस्टेंट्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। r इज इक्वल टू 4πε0 होता है 9 into 10⁹, n स्क्वायर h की जगह 6.6 26 into 10⁻⁻24 होल अपॉन 4 into 3.14 होल स्क्वायर into z मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इस तरह से सारे कांस्टेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, one would find radius is 0.529 n square by z Armstrong. This expression is needed to be memorized. Up means radius of any orbiter is directly proportional to the square of n square. फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1 स्क्वायर, सेकंड ऑर्बिट के लिए 2 स्क्वायर, थर्ड ऑर्बिट के लिए 3 स्क्वायर, फोर्थ ऑर्बिट के लिए 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। अब हम रेडियस के इस एक्सप्रेशन को mvr इक्वल टू एनएच बाय 2 पाई में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एम वी और आर की जगह 4πε0 n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई ZME स्क्वायर इज इक्वल टू NH बाय 2 पाई। MVR इक्वल टू NH बाय, मैं R के लिए एक्सप्रेशन पूरा ऐसा कैसे सब्स्टिट्यूट कर दूं। मास से मास कट जाएगा, एक NH से एक NH कट जाएगा, और वहां पर वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन दिखने लगेगा 1/4πε0 2 पाई ZE स्क्वायर बाय NH।
कांस्टेंट टर्म्स को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। नाइन इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू z इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 बाय n इंटू h की जगह 6.626 इंटू 10⁻34। सिंप्लीफाई कर लीजिए, यू विल गेट 2.18 इंटू 10⁻6 z by n meters per second. This is the velocity of electron in any nth orbit. रेक्टेंगुलर बॉक्स में जिनको रखना वो रखना है, ये दोनों बेसिक इक्वेशन पता होना जरूरी है। रेडियस के लिए एक्सप्रेशन, इसे सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिखा हुआ होना, वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिखा हुआ और रटा हुआ होना, यह जरूरी। रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट कैसे लिखा गया है, बड़े ध्यान से देख लीजिए।